फॉर्मूला अपनी लड़ाई। नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम गुजरात में जिस तरीके से तारीख बढ़ती जा रही है, नजदीक समय आता जा रहा है चुनावी महासंग्राम का। वो चुनावी महासंग्राम जो पार्टियों के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावी महासंग्राम जो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 सालों का ये गढ़, ये दुर्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए इस साल भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। और यहां पर जो परचम लहरेगा उसका प्रभाव 2024 में निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने फॉर्मूले पर अपनी लड़ाई शुरू कर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ 27 सालों से विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने भी इधर कमर कस ली है। अपने तुष्टीकरण के वोट को साधने के लिए अपने फॉर्मूले से ही अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन तीसरी तरफ इस कांग्रेस की पेशानी पर बल बढ़ाने के लिए दिल्ली और पंजाब की जीत से गदगद आम आदमी पार्टी की एंट्री अपने फॉर्मूले पर फ्री की रेवड़ियां लेकर इस लड़ाई में कूद पड़ी है। तो ऐसे में चुनावी मोड़ काफी दिलचस्प होता जा रहा है। ये अपनी अपनी लड़ाई, अपना अपना फॉर्मूला जनता में कहां जाकर फिट होता है, जनता किसको अपने जनादेश पर फिट करती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। और इसीलिए सत्ता का महासंग्राम भी काफी दिलचस्प हो रहा है। ये अपनी लड़ाई, अपना फॉर्मूला किस तरीके से प्रचार और प्रसार की कमान में धार देते हुए आगे बढ़ रहा है, आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर चर्चा। गुजरात से हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे चंद मेहमान जो अपनी अपनी राय अपनी अपनी पार्टी के लिहाज से रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं हमारी वो स्पेशल रिपोर्ट जो आपको बता रही है कि आखिर गुजरात में सत्ता का महासंग्राम कैसे कह रहा है अपनी लड़ाई अपना फॉर्मूला। गुजरात का चुनावी समर अपने चरम पे पहुंच गया है। अपने अपने हिस्से के वादे दावे और अपने अपने हिस्से के वार पलटवार। सत्तारूढ़ बीजेपी अपने 27 साल के दुर्ग को बचाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। पहले चरण के मतदाताओं को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तूफानी सभा के बाद अब दूसरे चरण के मतदाता को साधने के लिए रस्साकशी तेज हो गई है। दूसरे दौर की 93 सीटों के वोटरों को अपने अपने पाले में लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। नड्डा और शाह की आज 4-4 रैलियां हैं। साथ ही हेमंत बिश्वा शर्मा और जयराम ठाकुर ने भी 3-3 चुनावी सभाएं की। प्रचार के एकालाप में अब गलियों का रंग भी खुल गया है। हर चुनावी मंच में एक दूसरे पर जुबानी वार छोड़े जा रहे हैं। राजनीतिक दल अब चुनावी वादों को छोड़कर बदजुबानी पर उतर आए हैं कि किसी मंच से औकात की बात हो रही है तो किसी मंच में बांटे, तो किसी मंच से घमंडी रहनुमा की। जहां एक और बीजेपी मुखर होकर जनता के बीच अपने हिसाब किताब और कांग्रेस की राजशाही सोच की बानगी को लेकर पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस सधी हुई रणनीति के तहत अपने कोर वोटरों को साधने के लिए छोटी छोटी सभाओं का सहारा ले रही है। दिल्ली के विकास मॉडल का ब्लूप्रिंट लेकर गुजरात पहुंची आम आदमी पार्टी भी ताबड़तोड़ रैलियों में और प्रचार में जुटी हुई है। सभी दल अपने अपने फार्मूले से अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जनता को किस दल के वादे और दावे रास आते हैं और कौन सा दल जनादेश की झंडा बरदारी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने देश को, प्रदेश को आपस में विभाजित करके, समाज को खंडित करके अपना राज चलाया। जाति को जाति से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, गांव को दूसरे गांव से लड़ाया और बचा कुचा था तो नदी के उस पार और इस पार के बीच में झगड़ा खड़ा किया और वोट बैंक की राजनीति की। प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, कभी भी अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट नहीं मांगती, क्योंकि काम नहीं करती है। हर चुनाव व्यक्तिगत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हो जाता है,
मैं फला का लड़का हूं, मैं फला हूं, मैं यहां हूं, हर चीज स्वांताए सुखाए हो जाता है। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल आपने भी कभी उठाए थे और हमने जवाब दिया था। आज ये देश जरूर जानना चाहता है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा का राइट ऑफ हुआ, सवाल उठाया जाता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, ये लोन माफी नहीं है। आप रिकवर 13% कर पाए, बाकी का पैसा कहां गया, कैसे गया, बैंक कैसे निरंकुशता से बेधड़क धड़ल्ले से हेयर कट करके अब्सॉल्व कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को देनदारी से मुक्त कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? और जहां पर किसानों की बात कर लो, जहां पर छोटे उद्योगों की बात कर लो, तो ये फिस्कल डेफिसिट का बहाना बनाने लगते हैं। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। ये कई टीवी चैनल वाले इधर उधर के सर्वे दिखाते हैं, असली सर्वे 8 तारीख को आएगा, 8 दिसंबर को आएगा। और दोस्तों, मैं पूरे गुजरात में घूम रहा हूं अभी। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। किसको परिवर्तन चाहिए? सबको परिवर्तन चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। परेशान हो चुके हैं सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से। 27 साल के अंदर इनमें अहंकार आ गया, घमंड आ गया इनमें। ये इंसान को इंसान नहीं समझते ये लोग। अब लोग इनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो अब परिवर्तन की आंधी होगी या फिर स्थिरता की सुनामी, ये देखना बहुत दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां गुजरात में इस वक्त बनी हुई हैं वो ये बता रही हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे दमखम के साथ अपने फॉर्मूले यानी हिंदुत्व की प्रयोगशाला जो गुजरात रही है, उस प्रयोगशाला में उसी प्रयोग को पुनः दोहराने के लिए निरंतर अपने विकास और हिंदुत्व के मुद्दे को समेकित रूप से जनता जनार्दन के बीच रख रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपने फॉर्मूले के तहत तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए एक विशेष वर्ग को, जो उनका कोर वोट भी रहा है, बीते चुनावों में भी 64% कोर वोट रहा है, तो ऐसी प्रतिशत वोट को अपने पाले में करने के लिए अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के आधार को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, दिलचस्पी बढ़ाती चली जा रही है, न केवल भारतीय जनता पार्टी को कोस रही है बल्कि कांग्रेस के वोट काटने के लिए भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आंधी परिवर्तन की होगी या फिर सुनामी स्थिरता की, यह महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस लड़ाई में किसका फॉर्मूला ज्यादा फिट बैठता है, आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अतिथि, हमारा पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजीव पंचोली जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं शशि दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ संतोष सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इस पैनल का हिस्सा है, बहुत बहुत स्वागत संतोष जी। मैं सबसे पहले संतोष जी आपका ही फर्स्ट रिमार्क ले लेती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के पास जाऊंगी तो अभी लंबी फहरिस्त आरोप प्रत्यारोप की हमको सुनने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके की आपका आकलन क्या कहता है, जिस तरीके की लड़ाई है इस बार गुजरात की, उसमें अपना अपना फॉर्मूला लेकर तीनों ही पार्टियां उतर रही हैं। किसका फॉर्मूला इस चुनावी अभियान में, इस चुनाव में जनादेश पर एकदम फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है? संतोष जी। जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्भव हुआ था जनसंघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, तो तब ये जनसेवा के लिए की पार्टी थी। धीरे धीरे जनसंघ में से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना। और इलेक्शन जीतने के लिए एक कार्यकर्ता, नेतागण और ये सभी भी अपने अपने जोर लगा रहे हैं। दूसरी ओर है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है अभी मुद्दों के आधारित वो वोट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड लेकर वोट मांग रही है। और मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन मुद्दों के आधारित लड़े जाना चाहिए। तो मुद्दों के आधारित आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का वो कौन सा मुद्दा है जो आपको लग रहा है कि मुद्दा आधारित के चुनावी अभियान में उतरे?
क्योंकि यहाँ तो जी, कांग्रेस अभी के नेता भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, आपको बताने की जरूरत नहीं है चंदन ठाकुर ने क्या कुछ कहा था, ये सबने सुना, किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, किस तरह से वोट मांगे जा रहे हैं, ये हर कोई देख रहा है। तो फिर तो अगर हिंदुत्व का कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पास है तो दूसरा एक कार्ड कांग्रेस के पास है, और उसी कार्ड पर खेलने के लिए तीसरा कार्ड आम आदमी पार्टी के पास मुफ्त का कार्ड है। जी, आपको बात करूं तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी यूपी इलेक्शन के बाद दूसरे ही दिन से यहाँ पर गुजरात इलेक्शन के लिए उन्होंने कमर कसी हुई है और लगातार वे प्रचार के अलग अलग दौरे पर सक्रिय हैं। अगर उनकी सभा में से कोई भी सभा का अगर हम वीडियो उठाकर देखेंगे तो भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और महंगाई के बारे में एक भी शब्द उन्होंने आज तक नहीं बोला है। 2014 में लोकसभा इलेक्शन के वक्त यही सारे मुद्दे उन्होंने पब्लिक के सामने रखे थे। मुद्दों के आधारित की अगर दूसरी बात करें तो जैसे कि आपने बात की आम आदमी पार्टी की बात की और आपने मुफ्त की रेवड़ी की भी बात की। तो जो कैग रिपोर्ट जो है, कैग रिपोर्ट 2013-14 का ये कहता है कि 3,942 करोड़ की राजकीय खाद उस वक्त थी, जो 2017-18 में 113 करोड़ का सरप्लस, ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्टेट का ये लेवल था। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो राजकोषीय वहां पर खाद नहीं है पर सरप्लस आ रहा है। ये काफी सारी जो पब्लिक को जो देने के जो वायदे हैं, पब्लिक को जो आप बता रहे हो। ठीक है संतोष जी, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जनता किसको कितना लेना चाहती है ये महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ही या पंजाब में अपना दम दिखा दिया है, लेकिन गुजरात की जनता के मुद्दे कुछ अलग होते हैं। गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं किया जा रहा होता तो 27 सालों का ये किला, ये दुर्ग वहां पर नहीं होता। और जिस तरीके से 2014 से निरंतर हम देखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में लोगों की पसंद बन रही है। बहरहाल मैं आपके नेक्स्ट कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी, लेकिन अब संजीव जी और शशि दुबे जी के पास चलना चाहती हूँ। संजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण, आज जेपी नड्डा साहब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने तो सिर्फ फूट डालो राज किया है और उसी आधार पर ही चुनावी अभियान में वोट मांगने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रहार जनता जनार्दन समझ पाएगी और ऐसे प्रहार से वोट बैंक जो 27 सालों से आपको मिलता रहा है वो अब भी स्थिर रहेगा? देखिए लविन जी, भारतीय जनता पार्टी की जो भी वोट बैंक है वो विकास की, क्योंकि हर घर पर, हर गांव पर बिजली पहुंची है, हर जगह पर पानी पहुंचा है और हर गांव पर रास्ते पहुंचे हैं। लोग खुशहाल है, लॉ एंड ऑर्डर बड़े कंट्रोल में। लेकिन विकास जी बोलिए संजीव जी, आ रही आवाज? नहीं, मुझे इको पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, इको ठीक कराती हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, मतलब विकास की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को 2017 के बाद में, जो हम 99 में अटके हुए थे, उसके बाद 2019 में लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो पूरे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 26 से 26 सांसद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बाद में हमारे महानगर पालिका के इलेक्शन हुए, सभी महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है, सभी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है, सभी जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के, 97% तालुका पंचायत भी भारतीय जनता पार्टी के। तो हम कह सकते हैं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक गुजरात में केवल विकास की राजनीति से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संजीव जी, शशि जी अभी शायद हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए। शशि जी के पास जाऊं मैं, उनसे प्रश्न करूंगी, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये भी है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अगर आपने विकास का इतना किया है तो फिर विकास की बात कम और हिंदुत्व की बात ज्यादा होने लगती है। हर मंच से जिस तरीके से अगर कांग्रेस एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है तो हिंदुत्व का कार्ड लेकर आप भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता है। विकास पीछे छूट जाता है, धर्म आगे कर दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ने सही हिसाब में मां भारती को वंदन करने के लिए इस हमारे भारतवर्ष को उच्च स्थान पर पहुंचाने की राजनीति की है। तो हमारे लिए सभी लोग एक ही है।
चाहे वो मुसलमान हो, ईस हो, सिखाई हो, तो कोई भी जो सर्वधर्म संभाव, ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। और हमारी पंचनिष्ठा के आधारित हम सबको, सब समाज को साथ में लिए चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। तो इसमें कहीं हिंदुत्व कार्ड नहीं है। हमने 5 मंदिरों, जो मुख्य मंदिर थे गुजरात में, उसका रिनोवेशन किया, एक अच्छा कॉरिडोर बना दिया। तो अगर हम भारतीय हैं तो वो काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं, बात तो आप सही कह रहे तरह से हैं। ठीक है, ठीक है। शशि जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शशि जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं सर। अब आप छोड़ दीजिए अपना मोबाइल, बिल्कुल आप सेट हो चुके हैं। आपका फ्रेम बहुत अच्छा आ रहा है। बस ये बताइए, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शशि दुबे जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद शशि जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से शशि जी के पास चलेंगे। लेकिन संतोष जी, एक बात बताइए, आपने थोड़ी देर पहले संजीव जी जिस तरीके से कह रहे हैं, संजीव जी ये कह रहे हैं कि देखिए, विकास तो हमने सबके लिए रचा हुआ है, हम किसी अलग तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सबको लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्या आपको वाकई लग रहा है कि चुनाव में कोई भी पार्टी सभी के लिए आगे बढ़ रही है, या फिर अपने सर्टेन वोट बैंक को देखते हुए अपने फॉर्मूले को सेट कर रही है? मैं सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस की भी, आम आदमी पार्टी की भी, तीनों की बात कर रही हूं मैं। संतोष जी भी जैसे कि हमें भी पता है कि सभी राजकीय दलों के अलग अलग मतदाता फिक्स होते हैं, पर मैं ये समझता हूं कि प्रत्येक इलेक्शन में प्रत्येक मतदाता को जागरूक होकर ही, और वो किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ हो, पर जो पक्ष मुद्दों के आधारित राजनीति कर रहा है, उसी पक्ष को अपना अमूल्य मत देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो अपना रिपोर्ट बता रही है, यहाँ पर डबल इंजन सरकार ये कहकर और गुजरात के विकास मॉडल को पूरे देश में दिखाया जाता है। मैं कुछ आपको सरकारी आंकड़े बताना चाहता हूँ। नेशनल हेल्थ सर्वे 5 के ये आंकड़े हैं। डबल इंजन जो कम वजन के बच्चों को अगर देखा जाए तो प्रत्येक 1000 पर मेघालय, बिहार के बाद में गुजरात का नंबर नीचे से तीसरे नंबर पर है। मेघालय में 47%, बिहार में 43 और गुजरात में 39 बच्चे प्रत्येक 1000 में से कम वजन के होते हैं, और ये नीचे से आंकड़ा है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करते हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज की, तो सबसे नंबर 1 पर आ रहा है केरल, जहां पर 99% है, और गुजरात का नंबर 7वें से 8वें नंबर पर आता है, 74%। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप संजीव जी समझ रहे हैं जिस उदाहरण से संतोष जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस विकास के आप दम भर रहे हैं, विकास पूरा हो नहीं पाया है, लास्ट पर्सन तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। एक बहुत ही जरूरी जो शिक्षण और शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, वह भी प्रश्न रख देता हूं, ताकि संजीव जी को और बेहतर तरीके से बताना। थोड़ा जल्दी से सर प्लीज। जी 6% जीडीपी के आधार पर 6% उसका जो होता है प्रत्येक साल पर शिक्षण पर खर्च किया जाना चाहिए, पर गुजरात में ये सिर्फ और सिर्फ 1.6% यूज हो रहा है। ठीक है, संजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरे दोस्त कहीं उनको पता नहीं कि गुजरात के फिगर्स क्या है। मेरे पास पूरे फिगर्स है। गुजरात में आपका फिगर्स में बताऊंगा कि पहले शिक्षण क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेशियो था 2002 की और 2022 की मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो पहले ड्रॉप आउट रेशियो था 37.22%, अभी 3.2 है। पहले गुजरात में यूनिवर्सिटी की संख्या थी 21, अभी हो गई है 103। पहले कॉलेज की संख्या थी 775, अब हो गई है 3017। इंजीनियरिंग कॉलेज पहले थी 26, अब हो गई है 113। पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले थी 31, अब हो गए 144। मेडिकल सीट गुजरात में पहले थी 2002 में 1375, अब हो गई है 5773। तो इसी फिगर से आप उसको गूगल पर भी चेक करते हो या गुजरात की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। ये मैंने केवल शिक्षण के आंकड़े बताए। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने जाए तो जन औषधि योजना है, और हमारे यहाँ CHC PHC सेंटर्स 94.6% हमारी बस्ती के मुताबिक पूरे गुजरात में हो गए। देखिए एक तो ये आंकड़ा जी संजीव जी कंप्लीट कर लीजिए, 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। हाँ, मतलब जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गुजरात आगे है, और गुजरात में न केवल भारत के लोग, विदेश के लोग भी उनकी
शुश्रूषा करने के लिए अहमदाबाद, ठीक है। वडोदरा, सूरत जैसे बड़ी बड़ी अस्पताल में आते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, जमीनी स्तर पर भी विकास हो रहा है और विकास दिख भी रहा है। लेकिन संतोष जी ने कुछ आंकड़े बताए, लेकिन शशि जी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? विकास दिख रहा है। शशि दुबे जी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? जल्दी से पैनल बताइए। शशि जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बोलिए बोलिए मैडम। शशि जी, जिस तरीके की परिस्थितियां भी बन गई है, अब अपना अपना फॉर्मूले से अपनी अपनी लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास और हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है, आपका फॉर्मूला कहाँ फिट हो रहा है? मैं बताना चाहता हूँ मैडम, मेरा फार्मूला एकदम बढ़िया है। इस बार गुजरात सरकार कांग्रेस बना रही है, किसी भी सूरत पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस फॉर्मूले से चल रहे हैं? उस फॉर्मूले से जो चंदन ठाकुर कह रहे हैं? ऐसे ही बना देगी। किस फॉर्मूले से जो चंदन ठाकुर कह रहे हैं? मेरा फार्मूला एक ही है, हम दिखावा नहीं करते, हम रोड शो में विश्वास नहीं करते। हमें सिर्फ मतदाताओं के घर घर जाके राहुल जी के जो आदेशों का पालन करना है। हर कार्यकर्ता अपने को राहुल गांधी समझ के मैदान में उतरा है, क्योंकि हमारे पास तो फौज है नहीं, हमारी कैबिनेट में सरकार फॉर्मूला नहीं। क्या है, यही तो मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, मान लिया कि आप भी अपने आप को राहुल गांधी मानिए, हर कार्यकर्ता राहुल गांधी है, लेकिन कुछ तो फॉर्मूला होगा ना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, विकास और हिंदुत्व की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात कर रही है, फ्री लेकर आ रही है, फ्री का फॉर्मूला लेकर आ रही है। आपका फॉर्मूला क्या है? तुष्टीकरण का फॉर्मूला? मेरा फार्मूला तुष्टीकरण का नहीं, मेरा फार्मूला सिर्फ एक है। ये विकास की बात करते हैं, वो विकास की बात नहीं है। हम विकास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 27 वर्षों से गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं है, 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में आए दिन कितने प्रॉब्लम हुए हैं, शायद आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को मालूम है। ये विकास की बात करते हैं, मोरबी में कौन सा विकास हुआ? उन लोगों का क्या दोष था जो 200 लोग मर गए? उनका क्या दोष था? क्या कॉन्ट्रैक्टर के एमडी के खिलाफ किस? अरे लेकिन शशि जी, उसी मोरबी में ग्राउंड पर हमारे संवाददाता मौजूद थे और उस हादसे के बाद लोगों से जब बात की गई और उनसे पहली पसंद पूछी गई तो उन्होंने तो मोदी का नाम ले लिया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भले ही नहीं लिया, लेकिन मोदी पसंद है, तो यानी भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक मास्टर स्ट्रोक है ना, उनके पास मोदी जी का चेहरा है। आप अब राहुल गांधी को लेकर आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर वो वहां पहुंच गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की एंट्री असर दिखाएगी? लग रहा है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी, देखिए हिमाचल प्रदेश में हम आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं गए थे, बराबर है। अभी जब गुजरात में क्या हुआ यहाँ, क्योंकि वहाँ उनको क्या ऐसा लग रहा था कि वहाँ आप ही थे ना मेरे साथ, आपने कहा था वो कॉन्फिडेंट हैं कि हिमाचल प्रदेश में वो कम बैक कर रहे हैं, तो यानी वो गुजरात में कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए उनको डर सता रहा है, इसलिए वो गुजरात पहुंचे हुए हैं। फिर तो दो बातें हो गई ना, आप ही की बात कर रही हूँ मैं। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, डर तो इनको सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे जो वरिष्ठ मिनिस्टर हैं, डर इनको है। संजीव जी जवाब दीजिए। माननीय भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी जी 1 महीने में 4 बार अगर गुजरात यात्रा प्रवास करते हो, इलेक्शन संबंधित अगर प्रवास करते हो। ठीक है, संजीव जी दे रहे हैं आपकी बात का जवाब। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के उन वीरों से डर चुकी है, भय चुकी है। उनको यह डर है कि कांग्रेस की सत्ता आएगी, क्योंकि जनता जनमत के साथ है। अभी आप बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। हाँ, जब देखिए तो हर डिबेट में आप लोगों द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है डिबेट में क्या चल रहा है, यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। अरे नरेंद्र मोदी जी को जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहलवाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आता है। संजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी नहीं, वो रुके तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, वो सुनेंगे आपकी बात, आप जवाब दीजिए। नहीं जी, मैं सुना, बोलिए बोलिए। देखिए, ये जो कांग्रेस के जो नेता है, वो मैं समझता हूं कि वो गुजरात में तो बैठे नहीं है। हम तो गुजरात से बोल रहे हैं, हमें ग्राउंड रियलिटी पता है। आपके संवाददाता भी गुजरात में घूमे हैं, तो आप एक मुहिम आपने भी किया है। लोग हर तरह से खुश है। एक समय था यहाँ पर 365 दिन से 250 दिन जब कांग्रेस का कार्यकाल था, तब कर्फ्यू रहता था, गुंडागर्दी थी, लोग खुश नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में लोग खुशहाल है। इसीलिए 27 सालों से न केवल विधानसभा में, हमारे यहाँ नगर पालिका देख लो, जिला पंचायत देख लो, तालुका पंचायत देख लो, महानगर पालिका देख लो, सभी जगह पर केवल हम लोकसभा की बात नहीं करते,
ठीक केवल है। हम विधानसभा की बात ठीक नहीं है। करते। आप कह रहे सभी हैं जगह पर कि लोगों की का- पसंद हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन संतोष जी एक बात आपसे समझना चाहूंगी अब, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हालांकि आपने जितने बार भी अपने रिमार्क दिए हैं, मुझे शशि दुबे जी के बीच में कमी नहीं खल रही थी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के इतर जाकर अपनी राय रख रही थी, वो आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मेरा प्रश्न सीधा सीधा है कि इस बार चुनावी मैदान में आप त्रिकोणीय मुकाबला मानते हैं, या फिर मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधे लग रहा है, और कांग्रेस का जनाधार मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में भी खतरे में आता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो, तो ये आज के समय की बहुत ही बड़ी मांग है कि भारत जोड़ो, क्योंकि व्यक्तियों के बीच, धर्म के बीच, जातियों के बीच काफी अंदरूनी एक नहीं, वो भारत जोड़ो को यात्रा पे तो है, लेकिन संतोष जी ये भी तो देखा जाएगा ना कि भारत जोड़ने के लिए किनको किनको उन्होंने लिया। जो भारत के टुकड़े होने की बात कर रहे थे वो इनॉग्रल वॉक में शामिल हुए थे, जो इस देश के विरोध में बात करते हैं उस मीटिंग में, इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मुलाकात होती है। फिर आपने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन उन्हीं के ही तो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं चंदन ठाकुर, जो कहते हैं कि एक विशेष समुदाय ही देश को, गुजरात को बचा सकता है। तो फिर ये कैसा भारत जोड़ो है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष ही भारत को या तो गुजरात को बचा सकता है, क्योंकि भारत बना है सभी लोगों को इकट्ठा कर आज भारत को, गुजरात को बनाने के लिए सभी ने अपने अपने योगदान दिए हैं। अगर आप बात करते हो कि भारत को तोड़ने वाले उससे जुड़े हुए हैं, तो उनके भी अपने अपने जो भी होंगे वो प्रश्न होंगे, और उसका भी सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आधार पर उसके भी जो भी डिसीजन आए हैं वो आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत को तोड़ने वाले उस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं। अगर उनका ऐसा कोई भ्रष्टाचार का या तो देशद्रोह का अगर उन्होंने काम किया होता, तो सुप्रीम कोर्ट उन पर मुकदमा करती और उनको उनकी जो भी सजा है। अच्छा, इस लड़ाई में आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देख रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं? सवाल मेरा ये था। मैं ये तीनों पार्टियों को देख रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का अभाव है। नेतृत्व सिर्फ शीर्ष शासन पर, यानी कि केंद्र के लेवल पर नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का अभाव है। संजीव जी, आप सुन रहे हैं संतोष जी क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का अभाव है। यहाँ तो अभी तक होता था कि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, या आम आदमी पार्टी में नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने तो सीधे सीधे आप पर ही कह दिया कि आपके पास नेतृत्व नहीं है, आपको शीर्ष केंद्र के नेताओं को बुलाना पड़ता है। केंद्र के संजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि वो गुजरात आए नहीं है, उन्होंने गुजरात का दौरा किया नहीं है। इस्तीफा देना पड़ा। हमारे सभी नेताओं ने, आनंदीबेन पटेल ने 5 साल राज किया है, विजय भाई रूपाणी ने भी 5 साल काम किया है। संतोष जी और संजीव जी को हमने सामने लेकर आइए। बड़ा है हमारे नेतृत्व पास, हमारे पास इतना बड़ा है कि और भी हमारे इतने नेता है कि जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास CR पाटिल का एक फॉर्मूला हुआ है कि जो फॉर्मूला पहले केवल एक पेज प्रमुख हुआ करता था, अभी पूरे पेज में पेज कमेटी डाल गई है। तो इनके वजह से 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई भी इलेक्शन हारी नहीं है। तो ये जो भी बात कह रहे हैं हमारे राजकीय विश्लेषक जी, उनको गुजरात का दौरा करना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ये मेरी राय है। संतोष जी, इलेक्शन लड़ने की बात है, इलेक्शन जीतने की बात है। इलेक्शन माहौल से जीता जाता है, और ये अभी माहौल बनाया लेकिन आप क्या बता सकते हैं? आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस के पास आप नेतृत्व बता सकते हैं, या आम आदमी पार्टी का नेतृत्व बता सकते हैं गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आनंदीबेन पटेल को भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए थे, उनसे भी इस्तीफा लिया गया था। कोविड के समय में रूपानी जी को, ठीक है, वो आपने बोला, ये सुना हमने। मेरा सवाल ये है कि आप अगर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व का अभाव है, तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास वो नेतृत्व है? आप किनको देखते हैं नेतृत्वकर्ता के रूप में? जी बिल्कुल नेतृत्व है। एक सेकंड संजीव जी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। एक सेकंड संतोष जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। आम आदमी और कांग्रेस दोनों के पास में नेतृत्व है। अगर मौका मिलेगा
तो वे सफलता सर, दो से नाम काम बता कर कर पाएंगे प्लीज, दिखाएंगे। क्योंकि आपने जैसे कि बड़ा रोचक मुद्दा ये छेड़ दिया है, ईसुदान। बड़ा रोचक मुद्दा छेड़ दिया है। ईसुदान मुझे जी। दो नाम बता सकते हैं आप, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, कि ये दो ऐसे चेहरे हैं जो वाकई गुजरात का नेतृत्व कर सकते हैं? आप बता सकते हैं प्लीज? जी, कांग्रेस से हैं भरत सिंह सोलंकी हैं और आम आदमी से है ईसुदान जी गढ़वी। लेकिन भरत सिंह सोलंकी का तो एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, वो गुजराती में कुछ कैसा? कहना ट्रांसलेशन कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं नहीं संभाल सकता, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। ये भी तो हमने देखा, तो संभाल लेंगे ऐसे वो? देखिए, जो वीडियो क्या वायरल हो रहा है हिंदी उसी के से- आधार पर सवाल पूछा मैंने। जी, तो ऐसे तो देखिए, रूपानी मैं जी को बोलूं भी क्या हिंदी अभी? बोलना नहीं आता था, तो क्या आप उनको एक सफल या तो एक सीएम के तौर पर नहीं देखोगे? अच्छा ठीक है, आम आदमी पार्टी का बता दीजिए। आम आदमी पार्टी का मैंने बताया ईसुदान जी गढ़वी। संजीव जी बताइए, उन्होंने तो भाई दो नाम बता दिए, उन्होंने कह दिया देखिए- कांग्रेस के दो नेतृत्वकर्ता और उन्होंने दो नेतृत्वकर्ता आम आदमी पार्टी से भी बता दिया। देखिए, मेरे वरिष्ठ दोस्त को पता नहीं है कि भरत भाई सोलंकी जो है उन्होंने वाइफ से बिल्कुल अनबन है और वो उनकी केवल एक गर्लफ्रेंड नहीं है, उनकी कई नहीं, गर्लफ्रेंड है व्यक्तिगत और नहीं, उनके व्यक्तिगत काफी नहीं, सारे- व्यक्तिगत नहीं, प्लीज व्यक्तिगत कमेंट मेरी नहीं, बात किसी का सुनिए, पारिवारिक, किसी का व्यक्तिगत जी। क्या है वो अलग चीज है। आप सामाजिक जीवन की बात छवि- कीजिए, आप राजनीतिक जीवन की बात इनकी कीजिए, छवि- बात गुजरात की जनता से इनकी- जुड़ी हुई हो रही है। जरूर इनकी व्यक्तिगत जीवन से उनकी छवि बिल्कुल खराब है। गुजरात के लोग कतई ही ऐसा व्यक्तित्व नहीं चाहेंगी और उनकी पार्टी में सभी नेता हैं, 5 लोगों की टोली है, 5 में अंदर बनती नहीं है और न तो केंद्र का नेतृत्व उन पर ध्यान रखता है। तो कांग्रेस की पार्टी जो है वो काफी टुकड़ों में बटी हुई और आम है। आदमी पार्टी, तो इस और आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के पास जो 182 सीट ऊपर बैठाने के लिए उन्होंने काफी लीडर को भी बदलना पड़ा, क्योंकि जिसको वहां का प्रत्याशी बनाया उन्होंने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि उनके पास नेतृत्व के लिए चेहरे नहीं है। लेकिन संतोष जी ने बड़ी रोचक तरीके से दो नाम बता दिए। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि हमने सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत जब की थी तो हमने एक ऑनलाइन सर्वे भी किया था और उसके आंकड़े भी देश के सामने रखे थे। ऑनलाइन सर्वे में चाहे कांग्रेस की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की बात की जाए, नेतृत्व की कमी के मामले में दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने सामने रखा था। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे थे, ये सर्वे के आंकड़े थे। अब चुनावी मोड है, चुनावी मोड में परिस्थितियां बदलती भी रहती है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके की बातें आज संतोष जी आपने कही है, ये बड़ा रोचक होगा। 8 दिसंबर को हम जरूर मिलेंगे और निश्चित रूप से मैं अपने कार्यक्रम में आपको जरूर आमंत्रित अभी से कर रही हूं, क्योंकि उस दिन देखना होगा कि नेतृत्व क्षमता वाली कौन सी पार्टी और कौन से चेहरे को देश की जनता ने, यानी गुजरात की जनता ने चुन लिया है। और जिस तरीके से आपने दम भरा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की कमी है, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई आपकी बात को कट कर पाएगी? क्या वाकई परिस्थिति बदल पाएगी? क्या वाकई चेहरे बदलने वाले हैं? ये सब कुछ बहुत दिलचस्प होने वाला है। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा यूं ही जारी रहेगी, सत्ता का महासंग्राम यूं ही चलता रहेगा, अपना फॉर्मूला, अपनी लड़ाई भी चलती रहेगी। लेकिन आज बड़ा रोचक रहा कि अगर राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की कमी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास नेतृत्व क्षमता है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि जो चेहरे कांग्रेस की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं, गुजरात की जनता के दिलों में वो चेहरे जगह पाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दिलचस्प रहेगा देखना। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। फिर मिलेंगे सत्ता के महासंग्राम में शाम 6 बजे। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।